करते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स के बाद हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो खत्म हो जाएगा। खाली लिनक्स के बेसिक कर लिए, हमने नेटवर्किंग कर ली। उसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड मॉड्यूल, फुटप्रिंटिंग। टीसीपी, यूडीपी, एफटीपी, एसएसएच, टेलनेट, एसएमटीपी, यहाँ तक कर लिया था ना हमने। डीएनएस रहता है यस। ना। यस सर। ठीक है। तो अब आ गया डीएनएस। क्या होता है डीएनएस? सर ये एक प्रोटोकॉल है, डोमेन नेम सिस्टम, जिससे क्या होता है कि जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स होती हैं वो आईपी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इट एक्ट्स लाइक ए फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। ठीक है। तो जो हमारे डोमेन नेम होते हैं जैसे google.com, वो क्या होते हैं, लिंक होते हैं आईपी एड्रेस से, जो उनका सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो हम ह्यूमंस को जो आईपी एड्रेस हैं वो सबके याद नहीं रहते, इसीलिए हम क्या करते हैं, डोमेन नेम सर्च करते हैं। जैसे हमारा फोन बुक होता है, वहां पे हमें सभी के नंबर्स तो याद नहीं रहते ना, हमने नेम सेव कर रखे होते हैं कि ये इसका नंबर है, ये इसका नंबर है। वैसे ही इसमें सेम होता है। जो आईपी एड्रेस हैं वो लिंक होते हैं उनके डोमेन नेम से, जिससे हम हमें आसानी उन्हें सर्च करने में। हम ब्राउजर में डोमेन नेम डालते हैं google.com, और डीएनएस सर्वर अपने आप उसे, जो उसका सर्वर का आईपी है, वहां पे रिडायरेक्ट कर देता है। और एक इस पोर्ट नंबर पे काम करता है, पोर्ट नंबर 53। पता चल गया क्या थी आपको? यस सर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये डोमेन नेम है और ये उसका आईपी है, उसको ट्रांसलेट कर देगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका आईपी है। उसके बाद आ गया डीएचसीपी। डीएचसीपी होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये यूज होता है आपको ऑटोमेटिकली आईपी साइन करने के लिए। जैसे आप राउटर के साथ कनेक्टेड हो, वो आपको क्या करता है, डायनेमिक आईपी साइन करता है। तो वो उसके पीछे क्या काम करता है, डीएचसीपी। अब डीएचसीपी किस पे काम करता है? जो यूडीपी प्रोटोकॉल है उस पे काम करता है। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो दो या दो से ज्यादा मिलकर भी एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट करेगा राउटर से कि मुझे आईपी चाहिए। अब जो राउटर होगा वो देखेगा कि मेरे पास कौन कौन से आईपी अवेलेबल है। अब जो राउटर ने जैसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आईपी चाहिए, अब राउटर नहीं, सर्वर, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कि मुझे आईपी चाहिए। अब जैसे मैं राउटर के साथ कनेक्टेड हूँ, मैंने कहा कि मुझे आईपी चाहिए, तो राउटर क्या करेगा, अपने सर्वर में देखेगा कि मेरे पास कौन कौन से जो आईपी हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनमें से मुझे आईपी दे देगा। अब मैं कहूंगा कि ठीक है मुझे ये आईपी दे दो, उसके बाद मैं एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा, और जो राउटर है वो मुझे वो आईपी साइन कर देगा। पता चला? यस सर। तुम्हें क्या थी?
आते ही पता चल गया। तो ये है इसका पोर्ट नंबर 67 एंड 68। तो जो 67 पोर्ट नंबर है वो कौन यूज करता है? सर्वर, जो हमें आईपी साइन करता है। और 68 पोर्ट नंबर कहाँ पे यूज होता है? क्लाइंट के पास। क्लाइंट। जैसे मैं जैसे मैंने राउटर से रिक्वेस्ट की तो मेरे पास 68 पोर्ट नंबर यूज होगा। और क्लाइंट जो सर्वर है राउटर के पास कौन सा यूज होगा? 67। उसके बाद आ गया HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज होता है वेब ब्राउजिंग के लिए। जैसे हम ब्राउजर में सर्च करते हैं, वहां पे आता है, फर्स्ट प्रोटोकॉल आता है HTTP या HTTPS। जब भी हम ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हैं, जो भी हमारे पास वेब पेज खुलता है, वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? या तो HTTP या HTTPS। जैसे हमने गूगल पे सर्च किया A to IT, तो वहां पे उसके बाद जो हमें पेज दिखाएगा, वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? HTTP होगा या HTTPS होगा। अब जो HTTP है वो कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? 80। ठीक है। यस। अब आगे आ गया HTTPS। HTTP क्या क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये भी सेम वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इंक्रिप्शन होती है। जैसे जो HTTP था, तो उसमें जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो प्लेन टेक्स्ट में होगा। लेकिन जो HTTPS है, वहाँ पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, कि जो हमारा डेटा है HTTPS में विजिबल नहीं होगा किसी को, अगर बीच में कोई पैकेट या डेटा देख भी लेता है तो। और HTTP में क्या था कि जो डेटा है वो सभी को विजिबल होगा, जो भी उसको, कि जैसे हैकर है, अगर हम HTTP यूज कर रहे हैं, उसने वायर शार्क से बीच में पैकेट कैप्चर कर लिया हमारा, तो वहां पे जैसे हम लॉगिन पासवर्ड जो होगा हमारा, वो प्लेन टेक्स्ट में दिखाएगा। जैसे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है अनमोल अनमोल 1 2 3, तो उसको वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में दिख जाएगा। जैसे वो आसानी से समझ लेगा कि ये इसका यूजर नेम है, ये इसका पासवर्ड है, और वो लॉगिन कर लेगा। अगर मैं HTTPS यूज कर रहा हूँ, तो उसमें क्या यूज होगी? इंक्रिप्शन। वहां पे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है वो रैंडम नंबर्स में दिखाएगा, तो जिससे पता नहीं चल पाएगा कि इसका क्या यूजर नेम है और क्या पासवर्ड है। और ये कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? 443। HTTP और HTTPS पता चल गया। यस सर। POP3 भी हो गया था कल। उसके बाद आ गया नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये किसके लिए यूज होता है? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए, बिटवीन सर्वर एंड द क्लाइंट। जैसे हम पहले विंडोज यूज करते थे, जैसे Windows 7 हो गई, तो उसमें क्या होता था कि जब हम उसको दोबारा से चलाते थे पीसी को, जैसे मैंने 1 महीने बाद पीसी ओपन किया, तो वहाँ पे टाइम और डेटा था, जो करंट टाइम और डेटा है उससे डिफरेंट दिखाता था। और जब भी हम कोई साइट एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे हमें शो करता था कि, जैसे मैंने ब्राउजर पे सर्च किया google.com, तो वहाँ पे मुझे दिखा रहा था कि जो सर्वर का टाइमिंग है और जो आपका डिवाइस का टाइम है वो सेम नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि हम एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो वहाँ पे यूज होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो सर्वर है और जो क्लाइंट है उसके बीच को टाइम को कंपेयर और सिंक्रोनाइज करने के लिए।
पता चला एनटीपी। यस। और ये कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? 123। इसका मेन काम बस क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है। उसके बाद ये भी हमने कर लिया था ये। इसके बाद आ गया SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। होता है नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस हैं उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए और मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक लैन नेटवर्क है, उसमें राउटर लगा हुआ है और डिफरेंट डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो उनको मैनेज और उनकी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए क्या यूज होगा? SNM, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो सारे नेटवर्क को कंट्रोल करेगा और उसे मॉनिटर करेगा। ये बेसिकली यूज होता है नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है। यस। और एक कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? 161 एंड 162। ये हो गया SNMP। HTTPS भी कर लिया। उसके बाद आ गया SMB। SMB होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक। अब ये यूज होता है, जैसे मैंने जब नेटवर्किंग कर रहे थे तब एग्जांपल बताई थी कि जो प्रिंटर है, जैसे एक ही ऑफिस में प्रिंटर है और मल्टीपल डिवाइसेस हैं, अगर उन सभी को एक ही प्रिंटर असेस करना है तो वो हम नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। अब वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? SMB। जहाँ हमने कोई फोल्डर है उसे नेटवर्क पे शेयर कर रखा है, वो भी किसके थ्रू असेस होगा? SMB के थ्रू। जैसे यहाँ पे ये मेरा नेटवर्क आ गया। जैसे यहाँ पे नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट नेटवर्क पे कर रखा है वाईफाई, जैसे यहाँ पे ऑप्शन होती है ना, जैसे मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी। यस सर। यस सर। जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है प्राइवेट नेटवर्क पे, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि योर डिवाइस इज डिस्कवरेबल ऑन दिस नेटवर्क इफ यू नीड फाइल शेयरिंग और ऐप कम्युनिकेशन ओवर दिस नेटवर्क। इसका मतलब कि मैंने प्राइवेट नेटवर्क पे भी कर रखा है, तो मेरा डिवाइस है जो भी नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सभी को यहाँ पे नेटवर्क टैब पे शो होगा। अब यहाँ पे जो भी डिवाइसेस है, ये थोड़ा टाइम। अब जैसे यहाँ पे ये जो डिवाइसेस दिखा रहा है जो नेटवर्क में है, अगर इन्होंने किसी ने भी शेयर फोल्डर कर रखा होगा कोई नेटवर्क में, तो मैं उसके पीसी पे क्लिक करूंगा और वहां पे मुझे शो हो जाएगा कि इसने ये फोल्डर है वो शेयर कर रखा है, और मैं नेटवर्क के थ्रू उसका फोल्डर एक्सेस कर सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ और डेटा कॉपी भी कर सकता हूँ अपने डिवाइस पे। ठीक है, वो होता है शेयर फोल्डर। शेयर फोल्डर और प्रिंटर वगैरह शेयर करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक। कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? 445। पता चल गया SMB कहाँ यूज होता है, शेयर फोल्डर क्या होते हैं। यस सर। उसके बाद आ गया RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब जैसे मैंने बताया था कि SSH और टेलनेट में जो हम रिमोट एक्सेस लेते थे वो कैसे आता था? कमांड लाइन बेस्ड। अब इसमें कैसे आएगा? GUI बेस्ड।
ग्राफिकल इंटरफेस। काम सेम ही है, उसमें भी हम रिमोट एक्सेस लेते थे, इसमें भी रिमोट एक्सेस लेंगे, लेकिन उसमें कमांड लाइन से आता था रिमोट एक्सेस, इसमें आएगा GUI बेस्ड। मतलब कि जो भी उसकी स्क्रीन होगी वो मेरी स्क्रीन पे शो होएगी। मैं यहाँ से कर्सर मूव करूंगा तो कर्सर उसकी स्क्रीन पे मूव होगा। पता चल गया RDP। यस। यस सर। उसके बाद ये कुछ और पोर्ट्स आ गए, जैसे SQL सर्वर है। जो SQL डेटाबेस होता है उसका सर्वर होता है, वो कौन से पोर्ट पे रन होता है? 1433। और जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर होता है वो किस पे रन होता है? 8080 पे। ठीक है। अब ये हो गए हमारे सारे पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो अब तक हमने कर लिया नेटवर्किंग क्या होता है, टोपोलॉजीज कर ली, टाइप्स कर ली, IP एड्रेस कर ली, बेसिक लिनक्स की कमांड्स कर ली, OSI मॉडल कर लिया, नेटवर्किंग डिवाइसेस कर लिए, और पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स कर लिए। इन सब में कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। तो अब हमारा शुरू होता है मॉड्यूल सेकंड, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। सबसे पहले आ गया कि फुटप्रिंटिंग क्या होता है। क्या होता है? सर इसे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोलते हैं। जैसे बिफोर अटैकिंग ऑन एनी डिवाइस, इट इज फर्स्ट प्रायोरिटी टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। तभी हम उस पे हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स जो अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम पहले उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करें, विच इज ऑल्सो फॉर द फुट प्रिंटिंग। ठीक है। तो फुटप्रिंटिंग क्या है? फर्स्ट फेज है। इसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है। ये किसके लिए हेल्प करता है? टैग प्लान। इसमें आगे इंफॉर्मेशन की, जैसे आप वेबसाइट पे टैग कर रहे हो, उस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, कौन सी सर्विस है, कौन से पोर्ट्स ओपन है। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है फुटप्रिंटिंग में। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। टारगेट, जो हमारा टारगेट है उसका एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई सिक्योरिटी पोस्चर, फाइंड पॉसिबल अटैक वेक्टर, रिड्यूस अटैक रिस्क। अब जैसे मैंने फुटप्रिंटिंग की और वहां पे मुझे जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन पता चल गया, अब मैंने गूगल पे जाकर सर्च किया कि ये पहले से एक्सप्लॉयटेबल है या नहीं, मतलब कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं। अगर मुझे वहां से ही पता चल गया कि इसमें ये वल्नरेबिलिटी है, तो उसे मैं एक्सप्लॉयट कर सकता हूँ। तो इसीलिए रिकॉग्निशंस इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आ गया व्हाट इज रिकॉग्निशंस। वही आ गया इंफॉर्मेशन गैदरिंग, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। उसके बाद आ गया रिकॉग्निशंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग कितने टाइप्स की होती है। ये होती है टू टाइप्स की, एक्टिव और पैसिव। अब पैसिव रिकॉग्निशंस में आ गया कि हम टारगेट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते। जैसे कोई कंपनी है,
आपको उसके बारे में ऑब्जर्व करना है। आपने बाहर बाहर से देखा कि कंपनी कंपनी में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, वो हो गया पैसिव रिकॉग्निशन। और एक्टिव रिकॉग्निशंस में आ गया कि आपने कंपनी के अंदर जाकर देखा कि क्या क्या काम हो रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। वो आ जाता है एक्टिव रिकॉग्निशंस में। अब हम देखते हैं हैकिंग की टर्म। इससे हम कोई भी इंटरेक्शन नहीं करते टारगेट से। इसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक सोर्सेस का यूज करते हैं। जैसे हमने सोशल मीडिया का यूज कर लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, कंपनी का लिंक्डइन देख लिया, उनकी वेबसाइट देख ली कि उस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है, कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, उनका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। वो सारा आ जाता है पैसिव रिकॉग्निशंस में। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम डिटेक्ट नहीं होते, और ये लीगल है। उसके बाद आ गया पैसिव रिकॉग्निशंस की एग्जांपल्स। गूगल सर्च, जैसे उनकी साइट है, वो सर्च करनी या गूगल से इंफॉर्मेशन लेनी कि वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या उनके काम है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे जैसे उनके इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक्डइन हैंडल, वहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से वो पोस्ट कर रहे हैं। या जैसे कोई कंपनी है, उसने अभी अभी डाला कि वो हायरिंग कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना। जब वहाँ पे सोशल मीडिया पे उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रखी है, उस पे किसी एम्प्लॉय को टैग कर रखा है, हमें वहां से उस एम्प्लॉय की आईडी मिल गई। अब उस एम्प्लॉय ने अपनी बायो में लिंक्डइन की आईडी डाल रखी है या उसकी ईमेल डाल रखी है, तो वहां से हमें वो मिल जाएगी। तो ये सारी होती है पैसिव रिकॉग्निशंस। उसके बाद आ गया हु इज लुकअप। पब्लिक इंफॉर्मेशन गैदर करना जो गूगल या जो भी अवेलेबल है, पर्सन की या कंपनी की। जॉब पोर्टल्स, लिंक्डइन वगैरह पे एक ही कंपनी ने कोई जॉब पोजीशन निकाली हुई है, वो सारी आ गई। न्यूज आर्टिकल्स वगैरह में जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है। अब ये पैसिव इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? जैसे मैंने बताया कि जैसे इंस्टाग्राम पे उसने किसने एम्प्लॉय को टैग कर रखा है, वहां से हमें उसकी लिंक्डइन आईडी मिल गई। तो तब उसकी लिंक्डइन आईडी पे जाकर देखेंगे कि वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। जैसे वो जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, वो स्विच करना चाहता है किसी और कंपनी में। तो वहां पे क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि वो जॉब ढूंढ रहा है, और ये भी पता है कि उसकी मेल क्या है। तब क्या हम क्या करेंगे, उसकी मेल पे फिशिंग ईमेल भेज सकते हैं, या फेक जॉब की पोजीशन भेज सकते हैं, जिससे वो उस पर क्लिक करे और हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। पता चल गया? यस सर। यस सर। उसके बाद आ गया एक्टिव रिकॉग्निशंस। इसमें क्या होता है कि जो टारगेट है उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। जैसे मैंने बताया कि कोई कंपनी है, उसके अंदर जाकर देखना कि कैसे कैसे क्या काम हो रहा है। इससे क्या होता है, फास्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, लेकिन हम इससे पकड़े भी जा सकते हैं। जैसे एक तो आप कंपनी को बार बार से देख रहे हो, वहां से कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा कि ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी के अंदर जाकर पंगे ले रहे हो, तो उससे पता चल जाएगा कि आप क्यों आए हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद एक्टिव रिकॉग्निशंस की एग्जांपल्स: कोड स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, ओएस डिटेक्शन, और बैनर ग्रैबिंग। कोड स्कैनिंग में आ गया, जैसे एनमैप यूज करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग में भी एनमैप यूज करते हैं, ओएस डिटेक्शन ये भी एनमैप से हो जाता है। कि हम कंपनी की जो साइट या आईपी है उसको, उसके अंदर जाकर देख रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और उससे हमें पता चल रहा है कि उस पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, उनके नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, या जो सर्वर है उसका कौन सा वर्जन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज कर रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है एक्टिव रिकॉग्निशंस में। अब बैनर ग्रैबिंग क्या होती है कि जैसे हमने रिक्वेस्ट भेजी,
तो वहां से रिस्पॉन्स आता है, उसकी एक हेडर फाइल होती है, उस पे लिखा होता है कि कौन सा सर्वर है। जैसे अपाचे का सर्वर यूज हो रहा है, उसका कौन सा वर्जन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो वर्क कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन में आ जाता है बैनर ग्रैबिंग। पता चल गया। यस सर। उसके बाद आ गया इनमें डिफरेंस। पैसिव में क्या है, ये सेफ है, कोई कांटेक्ट नहीं होता इससे टारगेट के साथ। एक्टिव में हम कांटेक्ट करते हैं, जैसे हमने रिक्वेस्ट भेजी तो वहां पे क्या चला गया, हमारा आईपी चला गया उनके पास। ये क्या होता है, रिस्की होता है। उसके बाद आ गया ओसिंट। क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये किसके लिए यूज होता है, पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब ये क्या है, लीगल और एथिकल है। मतलब कि इसको जो पब्लिक इंफॉर्मेशन उन्होंने डाल रखी है उसे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब जैसे ओसेंट क्या है, बेसिकली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है उसको कलेक्ट कर। अब इसके सोर्सेज आ गए, कहाँ कहाँ से हम इंफॉर्मेशन जो इसकी कलेक्ट कर सकते हैं। सर्च इंजन से गूगल पे जाके सर्च कर दिया, जैसे इनकी साइट है A2IT, वो सर्च कर दिया, आगे साइट खुल गई। A2IT जॉब लिख दिया तो वहां पे जो भी जॉब पोजीशन ओपन है वो आ गई। सर्च इंजन आ गया, सर्च इंजन से जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आ गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह। आगे आ गया गिटहब। गिटहब में जैसे इन्होंने जहाँ डाल, गिटहब में जैसे इनके एम्प्लॉयज हैं उनकी आईडी बनी हुई है, वहां से हम देख सकते हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर्म्स और न्यूज़लेटर्स, न्यूज़ में उनकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद आ गया पब्लिक डेटाबेस, कि जो पब्लिक डेटाबेस है उनमें उनकी जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जैसे हम यूज करते हैं हु इज डीएनएस डेटाबेस, वो सारे आ जाते हैं पब्लिक डेटाबेस। अब आ गया ओसिल्ट की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट आ गई गूगल डॉकिंग। गूगल डॉकिंग पता है क्या होता है? सुखमन, गूगल डॉकिंग या गूगल हैकिंग क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर टारगेट या किसी पर्सन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज होता है, जिसे हम गूगल हैकिंग वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है। इससे हम ज्यादा एफिशिएंटली किसी भी पर्सन की या किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है। तो गूगल डॉकिंग में क्या होता है कि हमने किसी की भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो वहां पे हम जैसे नॉर्मल सर्च करते हैं, तो वहां पे हम स्पेसिफिक कीवर्ड डाल देते हैं। जैसे गूगल डॉकिंग की एग्जांपल्स, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कीवर्ड डाला कि साइट कॉलन, एग्जांपल ऐसे मैंने डाला साइट कॉलन google.com, और सर्च किया तो वहां पे जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो सिर्फ आएंगे वो साइट के जिसकी साइट जिसके डोमेन नेम है google.com हो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी सर्चेज हैं उनको लिमिटेड या फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फाइल टाइप PDF, जैसे मैंने डाला नेटवर्किंग,
स्पेस फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ। तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी नेटवर्किंग की नेम से फाइल्स होंगी और जो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगी सिर्फ वही मुझे शो करेंगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है गूगल डॉक्यूमेंट की। इसका प्रैक्टिकल हम मंडे है। आगे आ गया मेटा डाटा एनालिसिस। मेटा डेटा क्या होता है? सर इसे हम डाटा वर्ड डाटा भी बोलते हैं, और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे मतलब कि जिसमें और डाटा मतलब कंसिस्ट होता है इसमें। ठीक है, मेटा डेटा होता है कि जो डेटा है उसका डेटा बेसिकली। जैसे इमेज आ गई, तो अगर हम इमेज का मेटा डेटा चेक करेंगे तो उसमें शो होगा कि कौन से मोबाइल से ये क्लिक की हुई है, कितने टाइम पे क्लिक की हुई है, और उस पे वहाँ पे उनके कोऑर्डिनेट भी आ सकते हैं कि किस लोकेशन पे ये क्लिक की गई है। तो वो सारा होता है यस। मेटा डेटा। उसके बाद आ गया यूजर नेम एनुमरेशन, कि हमें कोई कंपनी का एम्प्लॉय है उसका यूजर नेम मिल गया, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी। ईमेल हार्वेस्टिंग, कि जो कंपनीज के एम्प्लॉयज या कंपनी है उनकी जो जो भी ईमेल्स हैं उनको कलेक्ट करना पब्लिक सोर्सेस से, या जो लीक डेटा है वहां से। अब उसके बाद एक होता है क्या होता है, स्क्रीन शेयर हो रही है ब्राउजर की। यस। या इसमें क्या होता है कि सिंट फ्रेमवर्क होता है। जैसे मैंने टाइप किया सिंट फ्रेमवर्क, सर्च किया। अब यहाँ पे क्या है कि अब जैसे मैंने किसी का डोमेन नेम, सबसे पहले आगा कि ये फ्रेमवर्क क्या है। इसमें क्या है कि हम किसी का भी अगर हमने पब्लिकली डेटा फैच करना है या देखना है, उसके लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे क्या है कि जो जैसे हमने अलग अलग डेटा देखना है उस हिसाब से अलग अलग बनाया गया। जैसे मैंने सोशल, किसी के सोशल नेटवर्क का डेटा देखना है। उसके बाद आ गया कि कहाँ कहाँ पे इसका डेटा हो सकता है। फेसबुक पे हो सकता है, ट्विटर, एडिट। ठीक है, अब जैसे मैंने किसी का डोमेन नेम करना है, तो उसके आगे कि कैसे कैसे देख सकते हो इस रिकॉर्ड सब डोमेन। अब जैसे मैंने उनके सब डोमेन फाइंड करना है, इस पे क्लिक किया तो उसकी अलग अलग साइट्स या टूल्स आ गए कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या गूगल सब डोमेन, तो यहाँ पे आ गया कि ये साइट ओपन करो, वहां से तुम उनके सब डोमेन दे सकते हो। जैसे यहाँ पे डी लिखा है ये डोमेन नेम्स होंगे, और टी लिखा है ये सारे टूल्स आ गए उनके। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग तुम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक साथ एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, जहाँ पे अलग अलग टूल्स दिए गए हैं कि तुम उनकी इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हो। जैसे किसी के ईमेल एड्रेस फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आ गया ईमेल सर्च आ गया, ब्रीच डेटा आ गया कि जो डेटा ब्रीच हुआ है वो तुम कैसे देख सकते हो। हैव आई बीन पॉन्ड, ये साइट है, यहाँ पे तुम जाकर अपने ईमेल सर्च करोगे तो वहां पे दिखा देगा कि तुम्हारा कौन कौन सा डेटा लीक हुआ हुआ है।
ठीक है। ये सारा था ओसिंट फ्रेमवर्क, ये तुम एक बार देख लेना। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में कोई डाउट? नो सोच। नो सर। ठीक है, तो आज सर के लिए वैसे इतना ही। ट्रेनिंग के एंड तक हमारे सारे मॉड्यूल हो जाएंगे, 14 मॉड्यूल्स हैं। अभी हम सेकंड पे हैं। हाँ कर लेंगे वो, हम ऐसे करेंगे ना, इसके बाद मीट पे लगा लिया करेंगे, तो वहाँ पे 1 घंटे की क्लास हो जाया करेगी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हम उस पे कर लिया करेंगे। क्योंकि सर जो अभी मॉड्यूल चल रही है उसका तो मुझे पहले भी आता है, तो आज